गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि कल हमने अध्ययन किया था संतुलित विकास सिद्धांत का, आज का हमारा टॉपिक है असंतुलित विकास सिद्धांत। अब हम सबसे पहले ये देखेंगे कि असंतुलित विकास क्या होता है। असंतुलित विकास का आशय कुछ चुने हुए उद्योगों का विकास करना है, जिससे अन्य क्षेत्रों के उद्योगों का बाद में विकास संभव हो सके। तो असंतुलित विकास पद्धति के अंतर्गत अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों का एक साथ समान रूप से विकास करने का प्रयास न करके केवल कुशलतापूर्वक चुने हुए अग्रगामी क्षेत्रों के विकास पर अधिक ध्यान दिया जाता है, जो विकास की गति को तीव्र बना सके। तो असंतुलित विकास पद्धति में क्या है कि अर्थव्यवस्था के केवल उन्हीं उद्योगों का विकास प्रारंभ में किया जाता है जो विकास की गति के लिए अधिक महत्वपूर्ण माने जाते हैं। जैसे प्रोफेसर हर्समैन ने असंतुलित विकास मॉडल को अधिक अच्छे तरीके से समझाया है। उनके अनुसार असंतुलित विकास पद्धति में सबसे पहले अर्थव्यवस्था के ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों का विकास किया जाता है जिनमें संबंध प्रभाव बहुत ऊंचे हो। ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के एकदम विकास से अर्थव्यवस्था में क्या होता है, असंतुलन की स्थिति पैदा होगी, जिसके फलस्वरूप प्रेरणाओं एवं दबावों के कारण अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों के विकास के प्रयास भी किए जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, जब अर्थव्यवस्था में सड़कों, सिंचाई, रेल ऐसी ही बड़ी कई अन्य परियोजनाओं पर भारी मात्रा में पूंजी निवेश किया जाएगा, तो उससे क्या होगा, परिवहन, सिंचाई, विद्युत क्षमता में वृद्धि होने से उनमें अतिरिक्त क्षमता का निर्माण होगा। तो इस अतिरिक्त क्षमता के सर्वोत्तम उपयोग के लिए अन्य कई उत्पादक क्रियाएं भी प्रारंभ की जाएगी। तो इस प्रकार से विकास को अधिक के क्षमता द्वारा विकास भी कहा जाएगा। प्रोफेसर हर्समैन के इस सिद्धांत को ने इस प्रकार से समझाया है कि विकास का अंतिम लक्ष्य संतुलित विकास करना है, किंतु विकास का पथ क्या है, असंतुलित होता है। इसे हम एक रेखा चित्र के माध्यम से भी समझेंगे कि विकास का जो मार्ग है वो असंतुलित किस प्रकार से होता है। इस रेखा चित्र में O, A, B और C क्या है, ये रेखा संतुलित विकास रेखा है, जिससे विकास के बढ़ते स्तर बिंदु A, B और C पर दर्शाए गए हैं। तो प्रोफेसर हर्समैन ने असंतुलित विकास मार्ग की व्याख्या दो प्रकार की स्थितियों में की है। पहली स्थिति है अतिरिक्त क्षमता का विकास मार्ग। इसके अंदर विकास के A बिंदु से C बिंदु पर पहुंचने के लिए पहले A से कहाँ जाएंगे, हम A0 पर जाएंगे, जिससे सामाजिक पूंजी K1 से बढ़कर क्या हो जाएगी, K2 हो जाएगी। और कुल लागत, सामाजिक पूंजी के बढ़ने से क्या हो रहा है, कुल लागत OC से कम होकर क्या रह जाएगी, OC0 रह जाएगी। तो इस अतिरिक्त लाभ को निवेश करके हम कहाँ जाएंगे, A0 से B तक जाएंगे, और इसी प्रकार से हम B से B0, B0 से C बिंदु तक पहुँचने का प्रयास करेंगे। इसमें हम SOC से DPA तक पहुँचते हैं। SOC क्या है, यहाँ पर अतिरिक्त क्षमता का विकास मार्ग, और DPA क्या है, समता अभाव का विकास मार्ग। तो अतिरिक्त क्षमता का विकास मार्ग अर्थव्यवस्था में कब चुना जाएगा, जब बाजार में या तो मांग का अभाव हो या फिर उत्पादन की लागत ऊंची हो। नेक्स्ट है क्षमता अभाव का विकास मार्ग मीन्स DPA। इसके अंतर्गत विकास के A स्तर से हम किस पर पहुंचने का, C स्तर तक पहुंचने के लिए पहले किस पर जाएंगे, A से A1 पर पहुंचेंगे, जिससे सामाजिक पूंजी K1 से बढ़कर K2 हो जाएगी, और कुल लागत भी क्या हो रहा है इसमें, OC से बढ़कर OC1 तक बढ़ेगी। इससे सरकार पर दबाव पड़ने से हम A1 से B तक जाएंगे, और उससे क्या होगा, DPA की लागत घटेगी। तो इसी प्रकार B से B1 और B1 से C तक हम
पहुँचेंगे। तो ये था विकास का दूसरा मार्ग, समता अभाव का विकास मार्ग। और ये कब चुना जाएगा? जब पूर्ति का अभाव हो या फिर पर्याप्त संख्या में उद्यमी उपलब्ध हो, तब समता अभाव का विकास मार्ग अपनाया जाएगा। इस सिद्धांत की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे असंतुलित विकास मॉडल मुख्य रूप से किन अर्थव्यवस्थाओं से संबंधित है? अल्प विकसित अर्थव्यवस्थाओं के विकास से संबंधित है। इस मॉडल के मुख्य समर्थक हर्शमैन, रोस्टोव, सिंगर, मार्क्स फ्लेमिंग और पॉल स्टीटेन किंडलबर्गर आदि अर्थशास्त्री हैं। अल्प विकसित देशों के तीव्र विकास के लिए असंतुलित विकास मॉडल में उन क्षेत्रों के विकास को प्राथमिकता दी जाती है जिनमें अन्य क्षेत्रों की तुलना में सीमांत उत्पादकता क्या हो? अधिक हो, उत्पादन तकनीक बेहतर हो और प्रति श्रमिक उत्पादकता अधिक हो। असंतुलित विकास मॉडल असंतुलनों की अग्रगामी तथा अधोगामी श्रृंखला संबंधों पर आधारित है। इस मॉडल में अर्थव्यवस्था के भारी तीव्र विकास के लिए देश के प्रमुख आधारभूत उद्योगों में निवेश पर जोर दिया गया है। अल्प विकसित अर्थव्यवस्थाओं के तीव्र विकास के लिए देश के प्रमुख आधारभूत उद्योगों में निवेश पर जोर दिया गया है। साथ ही अल्प विकसित अर्थव्यवस्थाओं के तीव्र विकास के लिए सामाजिक ऊपरी पूंजी पर भी जोर देते हुए निर्माण में सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका को अधिक माना गया है। असंतुलित विकास मॉडल अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक विकास चरण में विदेशी पूंजी और तकनीक के साथ साथ विदेशी ऋणों के आयात पर भी बल देता है। असंतुलित विकास मॉडल जहां एक ओर बचतों को प्रोत्साहन देने पर जोर देता है, तो दूसरी ओर जनसंख्या नियंत्रण, कृषि क्षेत्र से अतिरिक्त श्रम शक्ति के औद्योगिक क्षेत्र की ओर स्थानांतरण और न्यूनतम लागत पर औद्योगिकरण को प्रोत्साहन देता है। साथ ही ये मॉडल तीव्र विकास के लिए बड़े धक्के के सिद्धांत का समर्थन करता है, जिसका प्रतिपादन किसने किया था? रोजेस्टिन रोदान ने किया था। अब इस सिद्धांत का क्या महत्व है? फर्स्ट है, अर्ध विकसित देशों के विकास के लिए ये सिद्धांत अधिक उपयुक्त माना गया है। तुलनात्मक लागत सिद्धांत के अनुकूल है। असंतुलित विकास सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के तुलनात्मक लागत सिद्धांत के अनुकूल है, क्योंकि प्रत्येक देश को वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन में विशिष्टीकरण से ही अधिक लाभ रहता है। ऐतिहासिक तथ्यों से भी ये स्पष्ट होता है कि औद्योगिक क्रांति में आज तक पश्चिमी राष्ट्रों ने कुछ महत्वपूर्ण उद्योगों को प्राथमिकता दी और उनके विकास से अन्य उद्योगों का विकास हुआ, जैसे इंग्लैंड में कपड़ा उद्योग, अमेरिका में रेल उद्योग, जापान में लौह इस्पात उद्योग और रूस में आधारभूत उद्योग। ये किसके उदाहरण हैं? असंतुलित विकास के ही उदाहरण हैं। जब देश में असंतुलित विकास के अंतर्गत कुछ चुने हुए उद्योगों के विकास से क्या किया जाता है? विशिष्टीकरण किया जाता है, तो उसमें आंतरिक और बाह्य मितव्यताओं का लाभ मिलता है, जिससे उत्पादन लागतों में कमी आती है। व्यवहारिक पद्धति असंतुलित विकास की पद्धति क्या है? अर्धविकसित देशों के विकास के लिए एक व्यवहारिक पद्धति है। कैसे है? क्योंकि अर्धविकसित देशों में पूंजीगत साधनों, कुशल श्रम और तकनीकी विशेषज्ञों की अत्यधिक कमी को देखते हुए सीमित साधनों से कुशलतापूर्वक कुछ चुने हुए उद्योगों के विकास की नीति ही अधिक व्यवहारिक मानी जाती है। असंतुलित विकास में ही अधिक लाभ है, क्योंकि लाभ असाम्य की स्थिति में ही उत्पन्न होते हैं। अर्धविकसित देशों के विकास की प्रारंभिक अवस्था में विकास साधनों की कमी को देखते हुए असंतुलित विकास पद्धति ही अधिक बेहतर मानी गई है अर्धविकसित देशों के विकास के लिए। तो इस प्रकार से अर्धविकसित देशों के लिए इस पद्धति का अत्यधिक महत्व है। अब अन्य सिद्धांतों की तरह ही इस सिद्धांत की भी कुछ अर्थशास्त्रियों के द्वारा आलोचनाएं की गई है, कुछ कमियां बताई गई हैं, और वो कमियां हैं जैसे उपभोग का त्याग। प्रोफेसर रोदान के अनुसार यदि अर्धविकसित देश रूस की भांति असंतुलित विकास पद्धति अपनाएंगे तो बड़े बड़े उद्योगों में भारी पूंजी निवेश से देशवासियों को बहुत अधिक मात्रा में उपभोग का त्याग करना पड़ेगा और उपभोग वस्तुओं के उत्पादन की पूर्ति में
कमी भी उपभोग को घटाएगी। निष्क्रिय उत्पादन क्षमता। असंतुलित विकास पद्धति के अंतर्गत बड़े बड़े उद्योगों में निष्क्रिय उत्पादन क्षमता विद्यमान रहती है और उसका लंबे समय तक सदुपयोग नहीं होता। पूर्ण विकास में लंबी अवधि। इस पद्धति में कुछ चुने हुए उद्योगों के विकास पर ही अधिक ध्यान दिया जाता है, जिसके फलस्वरूप अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों का पूर्ण विकास होने में काफ़ी समय लग जाता है। असंतुलित विकास पद्धति में कुछ ही उद्योगों के विकास के लिए साधनों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना अत्यधिक कठिन कार्य है। इससे विकास की लागत बढ़ती है और समय अधिक लगता है। स्फीति कारक प्रभाव। जब अर्थव्यवस्था में असंतुलित विकास पद्धति के अंतर्गत कुछ चुने हुए उद्योगों के विकास को प्राथमिकता दी जाती है, तो देश के अन्य उपभोग उद्योगों के विकास पर पर्याप्त ध्यान न देने से वस्तुओं की मांग अधिक और पूर्ति कम होने से मूल्यों में वृद्धि का दौर स्फीति कारक दुष्प्रभावों को जन्म देता है। अर्धविकसित देशों की क्षमता से परे। यह पद्धति अर्धविकसित देशों को इतने अधिक तनाव और दबाव झेलने पड़ते हैं इस पद्धति को अपनाने से कि वे विकास प्रक्रिया को ही अवरुद्ध कर देते हैं। तो इस प्रकार से यह पद्धति अर्धविकसित देशों के सामर्थ्य से बाहर है, क्योंकि अर्धविकसित देशों में कुशल श्रमिकों, तकनीकी विशेषज्ञों, परिवहन साधनों आदि का क्या पाया जाता है, अत्यधिक अभाव रहता है और इन अभावों के चलते असंतुलित विकास प्रक्रिया की सफलता नहीं हो सकती। प्रतिरोधों की उपेक्षा। प्रोफेसर स्ट्रिटन के अनुसार असंतुलित विकास सिद्धांत विस्तार के प्रोत्साहनों पर तो ध्यान केंद्रित करता है, लेकिन इसके कारण उत्पन्न विकास अवरोधों की उपेक्षा करना उचित नहीं लगता। सिद्धांत के क्रियान्वयन एवं समय पर ध्यान नहीं दिया गया है। प्रोफेसर हर्समैन ने अपने असंतुलित विकास सिद्धांत की संरचना, इसका क्रियान्वयन और उसमें लगने वाले समय पर उचित ध्यान नहीं दिया और न ही ये सिद्धांत अर्धविकसित देशों के आंकड़ों पर आधारित है। थैंक यू।